अच्छा जी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पार्टनरशिप, अनदर फॉर्म ऑफ लीगल एंटिटी। अगर किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो कल हमने पढ़ा कि जी एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप पे उसके पास ऑप्शन है कि वो एज ए सिंगल ओनर काम कर सकते हैं या बिजनेस स्टार्ट कर ले। अगर एक से ज्यादा पार्टनर हैं, ठीक है, एक से ज्यादा हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, और वो कोई बिजनेस रन करना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हमारा भी उस बिजनेस के अंदर कोई स्टेक, कोई शेयर हो, तो उसके लिए हम पार्टनरशिप पे उनको एडवाइस करते हैं या फिर कंपनी कह लें। राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप पे। अच्छा, आज हम जो पार्टनरशिप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, वो पार्टनरशिप बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो रजिस्ट्रेशन है वो देखनी है। ठीक है। याद रखिएगा हमारे पास दो लेजिस्लेशन है, दो तरीके के कानून है पार्टनरशिप से रिलेटेड। एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 और एक हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017। ये दो, जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो हमें ये कहता है कि कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा 20 पार्टनर्स। ठीक है जी। मिनिमम टू एंड मैक्सिमम 20 पार्टनर्स। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, उसको हम एससीसीपी में कवर करेंगे साथ ही कंपनीज के साथ। तो अजहर कलीम साहब प्लीज ड्राइंग ना करें। अच्छा जी। तो कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा 20 पार्टनर्स होंगे। अच्छा, इसके इसमें सारी चीजें जी, सॉरी, पार्टनर्स जो है कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, कौन बैंक अकाउंट रन करेगा, कौन नहीं करेगा, किसके क्या राइट्स हैं, किसकी क्या ड्यूटीज हैं, इसके अंदर जो सबसे मेन पॉइंट है ना सर, वो है जी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कल मैंने आपसे जिक्र किया था ये लिमिटेड और अनलिमिटेड का, थोड़ा सा हमने बात की थी। यहां पर ये एक्ट कहता है कि इसमें पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है ना वो अनलिमिटेड है। होता क्या है कि मैंने अपने 5 पार्टनर्स के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, हम सब ने 20-20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। टोटल कितने हो गए सर? 10 मिलियन। राइट। अब हमने 1 साल, 2 साल, 3 साल बिजनेस किया। चौथे साल हमारा बिजनेस में कुछ ऐसा मसला हुआ कि बिजनेस बैंकरप्ट हो गया। एट दैट टाइम हमारे बिजनेस की जो लाइबिलिटी थी, जो क्रेडिटर्स को हमने पैसे देने थे, वो तकरीबन 30 मिलियन के थे। और हमारे पास हमारे बिजनेस में जो एसेट्स थे वो टोटल समझ लें कि 10 मिलियन के हैं। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि क्रेडिटर्स ने बोला कि जी हमें पैसे दें। हमने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं है, कैसे आपको पैसे दें, अभी हमें टाइम दें। क्रेडिटर्स ने क्या किया कि सूट फाइल कर दिया हमारे अगेंस्ट। कोर्ट ने बोला कि सबसे पहले इनके बिजनेस एसेट्स को सेल आउट किया जाए। हमारे बिजनेस एसेट सेल आउट हो गए। कितने के? 10 मिलियन के थे। लेट सपोज अभी एग्जाम्पल के लिए आप समझ लें कि 10 मिलियन की है। राइट। वो 10 मिलियन क्रेडिटर्स को मिल गए। अब पीछे कितने बचे? 20 मिलियन। अभी 20 मिलियन कौन देगा? तो अब यहां पर मसला ये आया कि जब पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो अब होगा ये कि सब पार्टनर्स की पर्सनल एसेट सेल आउट किए जाएंगे और वो 20 मिलियन वहां से रिकवर करके क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया जाए। तो ये एक्ट 1932 का इस चीज में पार्टनर्स की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर देता है, जिसकी वजह से पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट्स हैं वो सेफ नहीं है जी। जाहिर बात है, अगर पर्सनल नहीं हो तो फिर वो बंदा बैंक्रप्सी के लिए फाइल करेगा कोर्ट में। जब कोर्ट डिक्लेयर कर देगा कि जी ये बंदा बैंक्रप्ट है तो फिर क्रेडिटर्स उससे कोई पैसे नहीं निकाल सकते। ठीक है। अगर कोई बंदा बैंक्रप्ट हो गया
तो वो आप सिर्फ उसके कहने से नहीं माना जाएगा, उसको कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा कि मुझे बैंकरप्ट डिक्लेयर करें। कोर्ट डिक्री पास करेगा जी ये बंदा बैंकरप्ट है। अब जितने भी उसके ड्यू डिलीजेंस का सारी चीजें हैं देखने के बाद, जब वो बोलेगा जी मैं बैंकरप्ट हूँ, मेरे पास डिक्री है इसकी, तो फिर कोई क्रेडिटर उससे पैसे नहीं ले सकता। फिर वो क्रेडिटर्स का अल्टीमेट लॉस है। ठीक है। तो ये जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को सेव नहीं करता। ठीक है जी। यहां तक बात किस किस को क्लियर नहीं है? नहीं है जी। 20 million जी। हाँ, तो फिर अगर 15 million के और उसके बाद भी कि पैसे की अमाउंट रिकवरेबल खड़ी रहती है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, तो तब फिर वो क्रेडिटर्स का अल्टीमेट लॉस होगा। लेकिन मैक्सिमम जितने पैसे रिकवर कर सकते हैं वो इस तरीके से किए जाएंगे। सबसे पहले एग्जैक्टली वो फिर शेयर के हिसाब से और एसेट्स के हिसाब से सारी चीजें देखी जाती है। वो कोर्ट सारी चीजें देख के फिर वो अपना जो है फैसला देती है। जी जी। सारी बातें देखें आप, कोर्ट का मतलब मकसद तो ये नहीं है ना कि वो एक, अगर एक के पास कुछ भी नहीं है और दूसरे के पास जो है सारा कुछ है तो उसको सारा कुछ ही बेच देगी। वो सारी बातें चीजें सारी इक्विटी और इक्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। उस केस के सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद ही सारी चीजें डिसाइड हो सकती हैं क्या होगा। वो केस टू केस वेरी करती है चीज। ठीक है। कोई ये नहीं कह सकते कि प्री डिसाइडेड इसके अंदर रूल है, अगर ऐसा हुआ तो ये काम करना है। वो फिर कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि उसने क्या उस वक्त जो है करना है केस को देखते हुए। लेकिन कभी भी किसी बिजनेस की बैंक्रप्सी होगी तो सबसे पहला जो प्रोसेस स्टार्ट जो स्टेप है वो यही है कि सबसे पहले बिजनेस के एसेट सेल आउट किए जाते हैं और उसके बाद पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स की तरफ आया जाता है। ठीक है जी। ये बात यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी। पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे पास सर 5 स्टेप है। ठीक है जी। सबसे पहले तो हमने पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट करना है। ये आपको कल मिली नहीं? दिसंबर मुझे, मैंने तो कल इनको दे दी थी। मिल गई दिसंबर वाले बैच में? सर आप बैच में ग्रुप में हैं दिसंबर के? स्लाइड्स नहीं मिली हैं? चलो मैं भी इनको बोलूंगा। ये अभी क्लास के बाद आपको हो जाएंगी ये। अच्छा जी। सबसे पहला काम क्या होगा? पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट करना है। पार्टनरशिप डीड, या आप ये कह लें कि एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है सब पार्टनर्स के दरमियान कि बिजनेस का नाम क्या होगा, कौन कौन पार्टनर्स होंगे, काम कैसे रन किया जाएगा, बैंक अकाउंट्स कैसे ओपन किए जाएंगे, डिस्प्यूट के केस में क्या होगा, प्रॉफिट कैसे शेयर किए जाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन की जाएंगी, अकाउंटिंग ईयर क्या होगा। इस सारी चीजें इस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं। तो चलें आपको दिखाते हैं कि जी पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट क्या है। ये जी पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसके अंदर आप चीज़ें अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। कोई अगर आपने स्पेसिफिक इसके अंदर कोई क्लॉज एंटर करना है वो भी आप कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ जो आपने अपने हिसाब से करनी है वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। ये इसका फर्स्ट पेज है जिसमें जी आपने बताना है कि ये पार्टनरशिप डीड किस डेट को, किस दिन को, किस ईयर में आप इसको साइन कर रहे हैं, या किस दिन ये बन रही है, किस दिन आप इस पे जो है इसको समझ लें कि ये इफेक्टिव डेट है इसकी। बेसिकली आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट होने की ये एक इफेक्टिव डेट है। अच्छा जी। बिटवीन सब पार्टनर्स की यहाँ पर डिटेल आ जाएंगी।
पार्टनर नंबर 1 2 3 जितने भी होंगे सब यहाँ पे आपने यहाँ पर नीचे मेंशन कर देने हैं। उसमें सबसे पहले क्या चीज़, उनका नाम, सन ऑफ, रेजिडेंशियल एड्रेस, उनका CNIC नंबर, ये 3 से 4 चीज़ें आपने इसमें ज़रूर मेंशन करनी। इसी तरह सब पार्टनर्स में आपने सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है। अब यहाँ से जो है पार्टनरशिप के जो मेन क्लॉजेज हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं जी। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस बिजनेस का, इस फर्म का नाम क्या होगा। कल हमने पढ़ा था आकिब एंटरप्राइजेस, तो यहां पर आप आकिब एंटरप्राइजेस लिख देंगे। ठीक है जी। सेकंड क्लॉज में जहां पर आप बिजनेस रन कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं जिस जगह से, उस जगह का एड्रेस। तीसरी चीज जो कल हम बात कर रहे थे FBR में, प्रिंसिपल एक्टिविटी, प्रिंसिपल एक्टिविटी, यहां पर आपने बताना है कि आपका बिजनेस क्या काम करेगा, क्या एक्टिविटीज होंगी, कैसे उसने करना है, क्या करना है। तो वो सब काम आपने यहाँ पर मैन्युअली लिखने हैं कि आपने क्या काम करना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, ये कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज देंगी जी। तो जस्ट यहाँ तक लाके खत्म नहीं किया हमने, इसमें जितने भी इस डोमेन में जो उनके पास काम थे, जो उन्होंने करने हैं फ्यूचर में, वो सब यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है। तो इसको 3 to 4 लाइंस में, या 3 to 4 आप ये समझ लें कि स्कोप के अंदर इसको डिफाइन आप कर दीजिएगा कि आपने ये काम करना है। मसला नहीं है इतना बड़ा, लेकिन कर दें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी, प्रॉफिट एंड लॉसेस पार्टनर्स के किस हिसाब से होंगे, 50-50, 70-30, 40-60, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट पर है या इन्वेस्टमेंट पर है कि आप कितना परसेंटेज आप रखना चाह रहे हैं। ठीक है फंड के हिसाब से हमें दिला रहे हैं। सर, समटाइम्स फंड भी होता है, समटाइम्स अगर कोई बंदा सिर्फ फंड दे रहा है और दूसरा बंदा काम कर रहा है तो उस हिसाब से अपनी परसेंटेज सेट कर लेता है। अब मिसाल के तौर पर 50 लाख रुपए है, कोई बंदा लगा रहा है और मैं जो मेरे मेरे सिर्फ 10 लाख रुपए लगा हुआ है, तो कितनी इन्वेस्टमेंट है मेरी, मेरी 20% इन्वेस्टमेंट है और उसकी 80% है। राइट। अब अगर उसकी 80% इन्वेस्टमेंट है तो उसका यहाँ पे 80% जो ना होना चाहिए, मेरा 20, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ, मैं उसको कहता हूँ यार मैं काम करूँ, आप मेरा इसको जो है 50% करो। तो वो फिर डिपेंड करता है कि पार्टनर्स की अरेंजमेंट किया है, क्या उन्होंने एग्री किया आपस में, किस तरीके से चीज़ें चल रही है, वो सब आपने डिसाइड करने के बाद फिर इसको आपने यहाँ पर जो है राइट करना है। ठीक है जी। अच्छा, दैट बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स द कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज। ये कुछ ऐसी क्लॉजेज हैं जो हाईलाइट नहीं हुई, ये स्टैंडर्ड क्लॉजेज हैं, ये आती ही आती हैं एक डीड के अंदर। मैं आपको 2-3 फॉर्मेट्स दे दूंगा, तो आपको कंपेयर करना, उसको थोड़ा सा देखना आसानी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज कि मैनेजिंग पार्टनर कौन होगा, स्लीपिंग पार्टनर कौन होगा। होता है ना ऐसे कि पैसे मेरे में, स्लीपिंग पार्टनर वो आप काम करें, बस मुझे प्रॉफिट दें। तो उस सिनेरियो के अंदर आपने ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है। अगर दोनों ही बंदे काम करने वाले हैं तो आपने यहाँ पर इसको स्लीपिंग पार्टनर को हटा देना है, दोनों का लिख देना है कि जी हम दोनों जो है मैनेजिंग पार्टनर हैं। वो कितना बड़ा मसला नहीं है। सर, स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ये होता है कि मैंने आपको पैसे दे दिए लेकिन बिजनेस के ऑपरेशंस में मेरा कोई अमल दखल नहीं है। आपको पैसे मैंने दे दिए 50 लाख रुपए, अब आप मुझे इससे अर्न करके दें। अब मुझे नहीं पता आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बट आपने मुझे ईयर एंड पे प्रॉफिट देना है। ठीक है। हाँ, उसके अंदर आपके बिजनेस के जो, ये समझ लें कि जो मैनेजमेंट है ना डेली बेसिस की, उसमें आपका कोई ऐसा समझ लें रोल नहीं होता। राइट। लेकिन आपके पास पूरे राइट्स होते हैं कि आप क्या काम चल रहा है वो आप कभी भी आके देख सकते हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट किया है पैसा, कैसे किया है, वो सब चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन डेली बेसिस पे जो डिसीजन मेकिंग चल रही होती है उसमें आपका पार्ट नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा जी, बैंक अकाउंट, ये बड़ा मसला आता है कि बैंक अकाउंट कौन रन करेगा पार्टनरशिप में। तो ये आपने पार्टनरशिप में पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि या तो आप लोगों ने जॉइंटली काम करना है, या किसी एक को आपने अथॉरिटी देनी है, या दोनों के पास ही सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है।
तो ये आपने पार्टनरशिप के केस के अंदर यहाँ पर एक्सप्लिसिटली इसको मेंशन करना है कि कौन क्या करेगा बैंक से रिलेटेड। यहाँ पे देखें नीचे लिखा है बोथ पार्टनर्स विद देयर कंसेंट मे फुली ऑथराइज एनी पर्सन और एम्प्लॉय ऑफ द फर्म टू साइन सिंगली और जॉइंटली ऑपरेट द बैंक अकाउंट। ये डिपेंड करता है अगर इन फ्यूचर अगर वो चाहते हैं कि आप दोनों नहीं कर सकते, कोई बाहर चला गया बंदा, तो किसी एक को वो अथॉरिटी देके जा सकते हैं जी। लेकिन उन 5 में से 2 भी तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से आपने सेलेक्ट करना है ना सर, उसके लिए ये क्लॉज जरूरी है। ठीक है। अच्छा, ये सब आपकी जो स्टैंडर्ड क्लॉजेज हैं ये सब यहाँ पर आती ही हैं। ये आप कोई भी आप डीड उठा ले, रजिस्टर्ड डीड, तो आपको ये सब क्लॉजेज मिलेंगी। अच्छा जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, that the death of any partner shall not dissolve the firm. Business of the firm shall be continued by the surviving partners. पार्टनरशिप जब आप रजिस्टर्ड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये अपने पार्टनर से सेपरेट एक लीगल हैसियत रखती है। अगर लीगल एंटिटी की बात कर रहा हूँ, सेपरेट लीगल एंटिटी की, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर मैं पार्टनरशिप बिजनेस के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा सकता हूँ, मैं उसके नाम पर गाड़ियां लीज पर करवा सकता हूँ इशू। ठीक है जी। मैं इस पार्टनरशिप को डायरेक्टली सू भी किया जा सकता है, और ये बिजनेस भी किसी को सू कर सकते हैं अपनी ही कैपेसिटी में। तो पार्टनरशिप जो है वो अपने पार्टनर से सेपरेट होता है, उसकी लीगल एंटिटी जो है वो सेपरेट होती है। जैसे मैं हम लोग जो है नेचुरल पर्सन है, तो पार्टनरशिप को या कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन पर्सन कंसिडर किया जाता है। ठीक है। क्योंकि इसी वजह से इसके नाम पर गाड़ी भी ले जा सकते हैं, प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, इसको सू भी किया जा सकता है, और ये भी किसी को सू कर सकती है। ठीक है जी। तो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उससे इस ये बिजनेस खत्म नहीं होगा। कल अगर आप रिकॉल करें तो प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता है, खत्म होता है। वो बिजनेस गया उस बंदे के साथ, अब उसके लीगल हेयर्स उसके उस सेम नेम से अपने नाम पे न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। बट वो जो 10-15 साल से बिजनेस चल रहा था वो क्या, सब बैंक अकाउंट्स नए ओपन होंगे, सारी चीजें नई ओपन होंगी, सब नए जगह पे नए ओनर्स की डिटेल जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो पार्टनरशिप पिछले 20 साल से चली हुई आ रही है, अगर कोई बंदे की डेथ हो जाती है किसी पार्टनर्स की, तो वो सर वो वही रहेगी, बस उसमें से पार्टनर को रिप्लेस कर दिया जाएगा, उसकी जगह उनके लीगल एयर रहेंगे। इसका वो मैं आपको बताऊंगा, 3 चीजें हैं। अभी हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, फिर जब मैं अमेंडमेंट आपको बताऊंगा कि अमेंडमेंट कैसे करनी है, फिर वो उसमें पढ़ेंगे हम। ठीक है। अभी हम पहला केस पढ़ा है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, ये देखेंगे। In the event of the death of a partner, his legal heirs, representative or administrative shall step into the shoes of the deceased with similar terms and conditions. प्रोप्राइटर के केस में ऐसा नहीं था। सर एक फैन ऑन कर देंगे पीछे, अगर एक कोई सा भी कर दें, थोड़ा इस तरफ कर दीजिएगा फ्रंट। सर ये हार्ड कॉपी हम लोग को प्रोवाइड होगी? सॉरी। ये हार्ड कॉपी जो है हम लोग को मिलेगी? जी जी सर, बिल्कुल सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेगी इसकी। यार ठीक वो है। वाला ओपन कर दें। ठीक है। हो गया। बस इस तरफ कर दें, थोड़ा सफोकेशन हो रही है। और कितने पे चल रहा है, इसको 23 सही है। अच्छा जी, डेथ के केस के अंदर लीगल एड्स उसकी जगह पे स्टेप इन कर जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, when the deed is silent on any matter, the same shall be decided in accordance with the provisions of the Partnership Act 1932। ये होता है कानून का फायदा, जो कि प्रोप्राइटरशिप में अवेलेबल नहीं है। अगर कुछ मसला हो जाता है और जिसमें डिसीजन नहीं लिया जा रहा होता, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो है उसका फैसला कर दिया जाएगा क्या होगा। ये चाहे वो आप वो थ्रू कोर्ट करें या आप आर्बिट्रेशन के थ्रू करें, वो सारी चीजें यहाँ पर हो जाएंगी इसके तहत। अच्छा जी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्लॉज है, द फर्म कैन बी डिसॉल्व एट विल।
देखिए, पार्टनरशिप जब आप रजिस्टर करते हैं तो पार्टनरशिप की ड्यूरेशन की है, दो टाइप्स हैं। एक है पार्टनरशिप की ड्यूरेशन एट विल, और एक है एट या फॉर स्पेसिफाइड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दो पार्टनर्स के साथ काम स्टार्ट किया। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने गवर्नमेंट से ये 3 साल का टेंडर लेना है। गवर्नमेंट से 3 साल का हमने टेंडर लेना है, उसके बाद हमने काम नहीं करना। तो मैंने आज जो पार्टनरशिप बनाई उस पर मैंने डेट लिखी कि ये 3 साल के बाद, सही है, 10 दिसंबर 2027 को ये पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, मुझे करने की जरूरत नहीं। 3 साल का टाइम लैप्स हुआ, पार्टनरशिप डिसॉल्व हुआ। एक एक चीज तो ये। दूसरा ये है कि जी, हमने यहाँ पर इसको मेंशन किया कि पार्टनरशिप जो डिसॉल्व होगी वो एट विल होगी, मतलब पार्टनर्स के म्यूचुअल कंसेंट, उनकी मर्जी से होगी ये डिसॉल्व, अदरवाइज ये डिसॉल्व नहीं हो सकती। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरी डिसॉल्व डीड जमा करवानी पड़ेगी, साइन करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा हम क्यों डिसॉल्व कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप की ड्यूरेशन में दो तरीके हमारे पास है, एक स्पेसिफाइड इन टाइम या एट विल। तो नॉर्मल जो बिजनेस लोग लॉन्ग टर्म करना चाह रहे होते हैं वो एट विल ही करते हैं। ठीक है जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर डिसॉल्व फिर ऐसे तो नहीं होते ना, फिर क्रेडिटर्स को सबसे पहले आपने सेट ऑफ करना है। ऐसे तो नहीं है कि आज अगर मेरे ऊपर 20 मिलियन की लाइबिलिटी है और मैं ऑफिस बंद करके डिसॉल्व करके भाग जाऊँ, पॉसिबल तो नहीं है ऐसा। 3 साल के बाद अगर कंटिन्यू करना चाहे तो तो दोबारा। आप अमेंड करवा सकते हैं उसको, उसका पीरियड जो आप एनहांस करवा सकते हैं। ठीक है, ये देखें सर आपके सवाल का जवाब क्या लिखा हुआ है। देखिए, सिर्फ केस जमा कराने से आपकी फर्म या बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा। आपको अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज की प्रॉपर जो है सारी चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। एसेट सेल आउट करने पड़ेंगे, डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे, फिर जो पार्टनर्स का पैसा है वो पार्टनर्स के पास आएगा, जो क्रेडिटर का पैसा है वो क्रेडिटर के पास जाएगा। उसके बाद ही सारी चीज़ें जो हैं वो डिसॉल्व जो है वो कंसिडर होती हैं। रेशो मेंटेन होगा उसका मतलब पहले डिसाइड जो करेंगे रेशो उसको मुताबिक होगा। अकॉर्डिंग टू द रेशियो, ये देखिए इसकी बात की जा रही है, पेमेंट टू द पार्टनर्स ऑफ देयर करंट अकाउंट एंड कंट्रीब्यूटेड कैपिटल। जो पार्टनर्स को पैसा दिया जाएगा ना डिस्पोज ऑफ करने के बाद, सारी बात है, आप कंपनी में 1 करोड़ रुपए के लेट सपोज एसेट्स थे और 1 करोड़ रुपए बैंक में पड़ा हुआ था प्रॉफिट। ठीक है, अब मैंने 2 करोड़, मैंने जब एसेट्स को सेल आउट किया तो टोटल मेरे पास कैश कितना है, 2 करोड़ रुपए। अब ऊपर मैंने कितना लिखा है, 50-50%। तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 1 करोड़ और 1 करोड़ दूसरे के पास। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है, जो आपने ऊपर रेशो बताया है अपने प्रॉफिट एंड लॉस का, उसके मुताबिक जब आप डिसॉल्व करेंगे तो जो पैसे होंगे वो आपने उस हिसाब से अपने पास अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है या डिसबर्स करना है। जी, बिल्कुल लाइबिलिटी है सर। लाइबिलिटी हर उस चीज को कहते हैं जो बिजनेस के ऊपर आउटस्टैंडिंग है, जो उसने पे करनी है। ठीक है, वो लाइबिलिटी है बेसिकली। ये सर एक बेसिकली एक जो है। जी पार्टनरशिप फर्म जो है डिसॉल्व हो जाती है तो उस पर कुछ टैक्स की लायबिलिटी भी होती होगी एफबीआर की। सर, जाहिर सी बात है, जब आप डिसॉल्व करते हैं और वहाँ पे जब आप उसका एंट्री एंड डिसॉल्व करवाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं और नोटिस देते हैं, तो वो आपसे ज़रूर ये सवाल करते हैं कि जी आपने ये एसेट्स इतने शो किए हैं, आपने लेट्स सपोज आपके पिछले साल के एंडिंग बैलेंस में इतने पैसे बढ़े हुए थे, इतने आपके एसेट्स थे, ये कहाँ गए। तो फाइनल रिटर्न आपको बिल्कुल सबमिट करना पड़ता है और उसमें आपको डिस्पोजल शो करना पड़ता है। और इसका अगर कोई फीचर में नोटिस आता है लेट से बिल्कुल आता है, एफबीआर वाले तो हाँ। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस या कंपनी डिसॉल्व की है तो सबसे पहले उसकी वर्किंग फाइल रेडी कर लीजिएगा कि जो पैसे आपके पास पड़े थे या जो एसेट आपने बेचे हैं उन सब का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, और उसी की बेसिस पे एक फाइनल रिटर्न आप जरूर फाइल करेंगे। और उसकी बेसिस पे रेस्पॉन्सिबल फिर कौन होगा, मैनेजिंग पार्टनर होगा या स्लिपिंग भी अब साथ जाहिर होगा बात अगर है, केस जिन्होंने कोई फर्म फीचर में बनाई थी, जो इशू आता पार्टनर्स थे वही रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है जी। है। हेलो। हाँ जी। यहाँ पर पार्टनर्स के नाम एंड विटनेसेस।
ये बेसिकली एक हमारा फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जिसपे हम जो है पार्टनरशिप डीड जो है वो ड्राफ्ट करते हैं। और कौन दे रहा है इसमें? विटनेस एक सर, एक पार्टनर की तरफ से, दूसरा दूसरे की पार्टनर की, दो विटनेसेस बहुत हैं। वो एक ये समझ लें कि अगर दो पार्टनर हैं तो एक की तरफ से एक विटनेस और दूसरे की तरफ से दूसरा। अच्छा जी, अब ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा सॉफ्ट कॉपी में, इसके साथ एक दो और भी भेज दूंगा। तो जो आपको बेहतर लगता है, आपने किसी क्लाइंट को कभी रजिस्टर करके देनी हो, रजिस्ट्रेशन करनी हो, तो आप अपने हिसाब से उसके ऊपर एडिटिंग करके उनको दे सकते हैं। ये फॉर्मेट दोनों में चल जाएगा? दोनों में मतलब सर 2017 फॉर्मेट का मसला नहीं है, फॉर्मेट आपने अपने हिसाब से करना है, लेकिन जो आप एग्रीमेंट उसमें लिख रहे हैं तो वो लीगल होने चाहिए ना, वो लॉफुल क्लॉजेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इलीगल चीज लिख रहे हैं हम कि जी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम लोगों के बच्चे किडनैप करेंगे, बत्ता लेंगे उनसे, तो फिर वो तो वॉइड एग्रीमेंट है ना। तो आपका जो बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस है वो आपका बिल्कुल लीगल होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्मेट से कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वो आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ थोड़ी बहुत सी चीज़ों में चेंजिंग होगी, क्या पता कुछ चीज़ें एडिशनल उसमें हो, क्या पता कुछ कम हो। तो वो आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपको कौन सा बेहतर लगेगा, या आप उन दोनों तीनों जो है फॉर्मेट्स को मर्ज करके एक अपने लिए कोई अच्छा सा फॉर्मेट जो है तैयार कर ले, ताकि उनकी भी जो डेफिशिएंसीज है वो यहाँ पर पूरी हो जाए, जो उसकी डेफिशिएंसीज है वो वहाँ पूरी हो जाए। जी एग्रीमेंट बनाने के बाद वाटर में निकाल के जमा भी कराना होगा। सर, आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, वहीं पे आ रहा हूँ। अभी पहला स्टेप, पहले ये बना लें, ठीक है सर। अगर आपने कानून शहादत पढ़ा हो तो उसके मुताबिक जो है, अगर आप कोई भी ऐसा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट करें तो वो विटनेस होना जरूरी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, अगर कोई तीन चार बंदे जो है पार्टनरशिप बना रहे हैं और उसमें विटनेस हैं, तो फिर ये विटनेस जो है बाद में कभी कॉल ऑफ कर लिए जाते हैं कि जी आपके सामने जो है ये सारा काम हुआ था, ठीक है। तो ये इसकी जो है इंपॉर्टेंस है। तो गवाह तो आपको पता है जमाने कदीम से चलते आ रहे हैं, तो विटनेस की सेपरेट इंपॉर्टेंस है। तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट विटनेस के बगैर सबमिट नहीं हो सकता। इन्होंने दिया है, पेंशन नहीं दिया और उसके ऊपर अगर नोटिस आता है तो फिर भी विटनेस जाएंगे। देखिए वो फिर चीज डिपेंड कहते हैं ना, सबसे पहली चीज तो ये देखना पड़ता है कि वो जिन्होंने ये काम किया है, लीगल काम किया है, वो कहाँ पर है। अगर वो इश्तिहारी हो गए तो फिर अलग बात है कि फिर उनके जो लीगल एयर्स हैं या विटनेसेस है, फिर उनको मेरा सिर्फ इतने ही कि तो मैं लोगों मैं सिर्फ इसके ही विटनेस हूँ। एग्जैक्टली बिल्कुल इसी डोमेन से बात हो रही है। अगर वो इसी डोमेन में रहते हुए किसी से बिजनेस फ्रॉड करके भाग गए तो फिर कॉल ऑफ किया जा सकता है। बाकी अगर उसके अलावा उन्होंने अपने कोई पर्सनल कैपेसिटी में कोई काम कर दिया है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, उसके लिए फिर ये बंदे लायबिल क्यों होंगे। ये तो बस जो यहाँ पर 14-15 आपको क्लॉजेस नजर आ रही हैं, ये उसी के लिए इन्होंने विटनेसेस को दिए हैं यहाँ पर। इसके ऊपर ऐसा कोई लायबिलिटी नहीं होती। नहीं, वो उसमें ऐसा नहीं है। सर करते हैं कि ये नहीं नहीं सर, काम नहीं 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 सर, देखें, अगर कुछ मसला होगा, कोई लाइबिलिटी का इशू होगा, तो सबसे पहले लीगल ईयर्स पर ट्रांसफर होगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो लीगल ईयर्स ही जाएंगे उसके। अच्छा जी, किसी ने कोई क्वेश्चन किया था, 2% की पार्टनरशिप में किसी एक की डेथ हो जाए तो फिर बिजनेस लाइबिलिटीज करे। सर जैसे ही अगर दो पार्टनर्स की सूरत में किसी एक की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो जिस बंदे की डेथ हुई है उसकी लीगल एयर स्टेप इन कर जाते हैं बाय लॉ, ठीक है। विद इन 6 मंथ्स आपको बताना होता है कि उसका कौन सा लीगल एयर इस पार्टनरशिप पे उसको रिप्लेस कर रहा है जी। तो जो दोनों बंदे हैं उन दोनों की डेथ हो जाती है तो दोनों की लीगल एयर्स हैं। तो चलाते रहेंगे। कौन दोनों चला, वो तो चलेंगे, कौन चलाएंगे, उनके बच्चे चलाएंगे बिल्कुल। उनके बच्चे चलाएंगे या उनके मिसेज हैं या उनके भाई हैं, वो जो है वो उनकी जगह पर आ जाएंगे और वो उनको रिप्लेस करके यहाँ पर जो है कमेंडी डीड जाएगी बेसिकली, बता देंगे हम खत्म करेंगे। वो उन पर डिपेंड करता है वो। लेकिन इन दोनों के बाद जो है जितनी भी लाइबिलिटीज का मसले या प्रॉफिट का मसले जितना भी है वो सब उनका है, फिर उनके लीगल ईयर्स का एज पर द डिसाइडेड रेशियो जो उस पर लिखा हुआ होगा। टीम भी वही चलता रहे। हाँ बिल्कुल सर, वही चलता रहेगा। एनटीएन में बस अमेंडमेंट कर देंगे, ये दोनों नए पार्टनर्स आ गए। एक पार्टनर बहुत हो जाए उसके दूसरे लीगल हायर पर टेक ओवर कर लेकिन दूसरे पार्टनर को वो नहीं चाहता तो टेक ओवर क्या होगा। देखिए इसके अंदर अगर दूसरा पार्टनर नहीं चाहता तो सबसे पहले चीज जो है टेबल टॉक होती है कि आपने आना ही नहीं आना है। वो इसको रोक नहीं सकता इस चीज से, ठीक है। अगर मैं किसी के साथ पार्टनर हूँ और मेरे पार्टनर की डेथ हो जाए या मेरी डेथ हो जाए, तो मेरा पार्टनर मेरे लीगल एयर को मेरे मेरे जो राइट्स और जो तो वहां पर थे फर्म के अंदर, उसको मेरे लीगल एयर से रोक नहीं सकता, कानून नहीं रोक सकता उसको, कभी भी नहीं रोक सकता। वो म्यूचुअली देखेगा, बैठेगा, बात करेगा जी आप मुझे ये शेयर दे दें,
मैं अपना बंदा लाना चाह रहा हूँ या आप इतने पैसे ले लें, ये कर लें। मोस्टली यही होता है। अगर दो पार्टनर्स होते हैं, किसी एक की डेथ हो जाती है, तो उनके लीगल को कहते हैं जी मैं नहीं आपके साथ बिजनेस रन करना चाहता, या उनके लीगल को पता ही नहीं होता, अवेयर ही नहीं होते उस चीज़ से। वो कहते हैं कि जी आप इतने मुझसे पैसे ले लें, ये इनका शेयर बनता था, इतने पैसे हैं, या आप पैसे लेके आप प्लीज इसको छोड़ दें। या जो नहीं करना चाहता है तो वो फिर कहता है कि नहीं मैं तो आऊंगा, फिर वो जहाँ पे फिर भी बात नहीं बनती, डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं तो फिर नहीं देखें, फिर तो देखें, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि उसके लीगल राइट तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ना, वो फिर पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर आ जाएगा बंदा। लेकिन बाद में जाहिर बात है, बिजनेस रन करने के लिए कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं, डिस्प्यूट हो सकते हैं। अब वो भी मसला ये है कि किस किस किस्म के डिस्प्यूट्स हैं वो। ठीक है, अगर बन नहीं रही है आपस में, या आपका जो है मेंटल वाइब मैच नहीं कर रही है, कानूनी तौर पर फिर यही हो सकता है कि जी वो पार्टनर ये बोलेगा कि भाई हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं। हमने जो एक्सपीरियंस ये देखा है कि वो इतना आगे तक जाते नहीं है, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार मेरा आपके साथ नहीं है गुजारा, आप अपना कर लो, मैं अपना कर लेता हूँ। क्योंकि बिजनेस आपको पता है, बिजनेस नेम तो चले हैं, लेकिन फेस वैल्यू भी एक चीज होती है। तो जिस बंदे की ज्यादा फेस वैल्यू होती है, वो क्या करता है, एक सेपरेट डीड बनाता है, सारी चीजें करता है, कहता है जी मैं अपने क्लाइंट लेके शिफ्ट हो रहा हूँ। तो ये हमने नॉर्मली अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जो लोग पार्टनरशिप का काम पे बिजनेस कर रहे हैं, और किसी की डेथ हो जाती है और उनकी लीगल एड से फिर उनकी नहीं बन रही होती, तो सबसे पहले ऑफर यही करते हैं कि जी आप ये पैसे ले लें और हमें अपनी मर्जी का बंदा लाने दें। ठीक है, वो साइन करके दे देता है। नहीं होता तो अगर उनकी बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर वो सेपरेटली होके अपने बिजनेस को रन कर लेते हैं। हो सकते हैं सर, रिटायर हो सकते हैं बिल्कुल, वो अलग सिनेरियो है, वो हो सकता है बिल्कुल। डेथ हो जाए तो फिर कब्जा कर सकते हो। दूसरा कब्जा कैसे करेगा सर, कानून इसीलिए तो है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। लीगल एड्स ना हो अगर वो वो से देखें, वो फिर लीगल एड्स तो फिर देखना पड़ेगा ना, कोर्ट जाने फिर उनका काम जाने कि उसने कैसी चीज़ों को देखना है। कानूनी हाँ, वो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ है, फिर उसके मुताबिक सारी चीज़ें होंगी, किसको मिलेगा, क्या चीज़ मिलेगी। जी सर दो पार्टनर्स थे, सेकंड पार्टनर आप उसने फिर और डीलर्स थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर दी, तो अब वो क्या सोल पार्टनरशिप पे रहेगी या पार्टनरशिप तो रहेगी, पार्टनरशिप को आप पार्टनरशिप फर्म तभी कहेंगे जब उसके अंदर दो पार्टनर्स होंगे, अदरवाइज वो पार्टनरशिप तो कहलाएगी नहीं ना। आपको मैं बोलूँ, आपने और मैंने जो है ये यहाँ पे खेलना है, क्रिकेट में अगर दो बंदे खड़े हुए हैं तो कोई एक बंदा खेल सकता है अकेला, नहीं खेल सकता, दूसरा होना जरूरी है। एक्सेप्शन किए उन्होंने, तो उसकी जगह दूसरे के पीछे के विड्रॉ करेंगे। अगर विड्रॉ कर ली तो जाहिर बात है कि मेरा बिजनेस है, अगर दूसरे मेरे पार्टनर की डेथ होगी, उसके लीगल ने विड्रॉ कर लिया है, तो जाहिर बात है मैं किसी और को एंटर कर लूंगा अपने साथ। बिल्कुल सर, दो बंदों से कम से तो आप पार्टनरशिप कर ही नहीं सकते ना। खत्म नहीं हुआ सर, वो वहीं पर है, आपने उसको चेंजिंग करनी है, उसके अंदर पार्टनर लेकर आना विद इन 6 मंथ्स, अमेंडमेंट अच्छा आपने सर, करनी कर। एक सवाल है सर। सर जस्ट अ सेकेंड प्लीज, जी। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट हैंड रेस किया करें, फिर मैं वन बाय वन आपके क्वेश्चन ले लूंगा। ओ, जी 6 मंथ हो सर, 6 महीने गुजरना जरूरी है, अगर 6 महीने नहीं किया तो फिर आपको पता है इतना बड़ा इशू नहीं है, बंदा बता देगा कि जी ये मेरा मसला हुआ था, इस वजह से हम लोग नहीं कर पाए। खत्म नहीं होगा सर, मैं अगर यहाँ पर एट विल लिखा हुआ है, तो जब तक पार्टनर्स का कंसेंट नहीं होगा तो ये डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो आप अगर एक बंदा चला जाता है और उसकी जगह कोई भी नहीं आ रहा, कुछ सेटलमेंट नहीं बन पा रही, तो ये बिल्कुल हरगिज आप कंसिडर ना करें कि ये बिजनेस प्रोप्राइटरशिप पे चला गया, ऐसा नहीं है। ये पार्टनरशिप पर ही है, बट उसके अंदर कुछ मामला हैं जो पेंडिंग में जा रहे हैं, और वो उन्होंने जल्द से जल्द जो इमीडिएट बेसिस पे उसको फुलफिल करना है, ये मामला है। जी किसको, ऐसा एम्प्लॉयज को कर देते, अपने मैनेजर को 1% दे देते, फिर वही मैनेजर बाद में उनको ब्लैकमेल करता है, हमने खुद पैसे दिए 1 लाख रुपए, भाई साइन कर दिया 1% का, तो देख के कीजिएगा। तो ये बड़ा मसला होता है। हाँ, वाइफ को कर ले वो अलग बात है, ये ना वो एक की जगह 4 लाख ना मांग ले आपसे। पहले डिजाइन ले लिया तो उसका पूरा जब बन गया। ये भी अच्छा है, लेकिन हमारे पास एक केस आया था, उन्होंने ये समझे कि गुड फेथ में अपने एम्प्लॉय को रख लिया, और उसके साथ उसके टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे थे, फिर जब वो वहां से चले गए, अब वो कह रहे मैं डायरेक्ट वो साइन नहीं करूंगा। अब वो बड़ी मुश्किल से, तो पहले उनको अप्रोच किया, फिर उन्होंने कहा जी मैं ये नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, कहते जी, मैं कहा बता देते हैं, मैं पार्टी को बताया, मैं कि जी आप ये कर लें, तो ये मसले में सारे थे, तो पहले रिजाइन ले लें और फिर उसके बाद उनको जो है पार्टनर, लेकिन उस रिजाइन को संभाल के रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी। जी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट में कोई क्वेश्चन कर रहा था प्लीज। जी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक शख्स का इंतकाल हो जाता है जो पार्टनर एक फर्म में, और उसके 3 पीछे बेटे हैं, तो इसमें से लीगल हेयर क्या मतलब नॉमिनेट करके जा सकता है वो पहले से, या मतलब वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन सर बिजनेस अगर 3 बेटे हैं किसी के और उनकी डेथ हो जाती है बीइंग अ पार्टनर, तो होगा क्या कि बाय लॉ
कि वो तीनों के तीनों बेटे, उनका जो है ना, जो लेट्स सपोज 50% उनका था, तो 50% उन तीनों बेटों में डिवाइड कर दिया जाएगा, राइट। लेकिन अब होगा क्या कि अब तीनों में से दो बंदे कहते हैं कि जी आप चले जाएं भाई, ब्रदर ए को बोला कि आप चले जाएं, बी और सी ने मना कर दिया। तो बी और सी अंडरटेकिंग देंगे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे वाले साहब का जो शेयर है वो हमारे बड़े जी। भाई को या भाई को दे दिया जाए। तो वो तीन भी जा सकते हैं उनकी जगह पे, और उन तीन की जगह पे कोई एक भी जा सकता है अगर वो दो बंदे अंडरटेकिंग दे दें। ठीक। ठीक है जी। ठीक। ये क्लियर है सबको? अच्छा जी, सेकंड स्टेप, स्टेप क्या है? स्टैम्प पेपर इशू करवाना है। ठीक है जी। ये जो पार्टनरशिप डीड है ये 5,000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे प्रिंट होगी। पहले तो ये 100 पे भी चल जाती थी जब ये ई स्टैंपिंग वाला कानून नहीं था। फिर 2,000 वाला कानून आया, 2,000 का स्टैम्प पेपर आया, अब 5,000 रुपए का। तो अब आपने क्या करना है कि जी पार्टनरशिप के लिए ई स्टैम्प इशू करवाना है। और ई स्टैम्प जो है, ई स्टैम्प इशू करवाने के बाद आपने उस पार्टनरशिप डीड को जो आपने ड्राफ्ट की है उसको आपने प्रिंट कर लेना है। ठीक है, फ्रंट पेज आपका पार्टनरशिप स्टैम्प पेपर पे प्रिंट होगा, फर्स्ट पेज, और बाकी रिमेनिंग पेपर जो है आप ग्रीन लेजर पेपर पे प्रिंट कर दीजिए। अच्छा जी, अब जी सर ये कानून है, मैं खुद बताया। जी जी, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। ई स्टैम्प पे आप जाएंगे। अच्छा, ई स्टैम्प के लिए आपने क्या करना है कि ऑनलाइन एक चालान क्रिएट करना है। ठीक है जी। क्रिएट करने के लिए उसकी वेबसाइट है जी, आप ई स्टैम्प सिंध भी लिखेंगे ना तो आपके सामने ये आ जाएगी, e-stamps.gos.pk। सही जी, e-stamps.gos.pk, ये इसका इंटरफेस है। आपने पार्टनरशिप के लिए सर चालान फॉर्म नंबर 32A पे क्लिक करना है, एग्री। ये आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो गया, सबको नजर आ रहा है सही, या जूम कर दूं? सही। अच्छा जी, डीड कहां पर बन रही है? जी कराची में। स्टैम्प पेपर टाइप नॉन जुडिशियल। सर जुडिशियल जो है ना, कोर्ट में केस फाइल करने के लिए जो यूज होता है। और जो कोर्ट में केसेस अपना आपने फाइल नहीं करना, किसी और जगह पे आप दे रहे हैं स्टैम्प पेपर, प्रॉपर्टी वगैरह के लिए दे रहे हैं, कुछ कर लें, तो नॉन जुडिशियल यूज होता है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है जी, डीड नेम। वो कह रहे जी आप डीड नेम यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये आपको बुक का आइकन साथ नजर आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे, ये सब आपके सामने सब पार्टनरशिप के जो डीड नेम है बेसिकली वो नजर, सॉरी, डीड नेम सारे लिखे हुए आ रहे हैं। आगे उनकी डिस्क्रिप्शन और स्टैम्प ड्यूटी के मुताबिक उनकी जो ड्यूटी बनती है वो लिखी हुई है। सिंपल, आपने क्या काम करना है, यहाँ पर आपने पार्टनरशिप लिखना है। ये आगे जी पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का आगे कितनी ड्यूटी लिखी हुई है सर? 5,000 रुपीज। 24A। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको वापस जाऊंगा और सेलेक्ट डीड नेम पे 24A सेलेक्ट करूंगा। ये रही, सही। अच्छा जी, अब चालान अमाउंट कौन पे करेगा? ये इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, इतना कोई मैटर नहीं करता। आप इसमें फर्स्ट कर दें, सेकंड कर दें, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, मोस्टली केसेस के अंदर ये कंसल्टेंट खुद ही पे कर रहा होता है, तो हम यही करते हैं, हम फर्स्ट पार्टी इसको कर देते हैं। अब एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर मेंशन करनी है कि एप्लीकेंट कौन है। अब बीइंग ए कंसल्टेंट यहाँ पर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन पुट अप कर दूँ। सही जी।
एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में देखिए मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोडक्ट की बीइंग हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर पार्टनर कोई कर रहा है, कोई बंदा खुद ही अपने लिए स्टैम्प पेपर इशू करवा रहा है, तो यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन दे दे, नो इशू। ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट पार्टी कौन है भाई आपका पार्टनर? यहाँ पे दो पार्टनर्स की डिटेल आपने एंटर करनी है फर्स्ट और सेकंड पार्टी में, मिनिमम। ठीक है जी। इंडिविजुअल है, कंपनी है या फॉरेनर है? तो पार्टनर आपका नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई फॉरेनर भी हो सकता है। तो अभी हम इंडिविजुअल के केस में देखेंगे जी। कह रहे जी नाम बताएं। अभी मैं कंसिडर अभी कर लेता हूँ कि जी मैं खुद ही इसमें पार्टनर भी हूँ, वरना आपके जो एक्चुअल पार्टनर्स होंगे आपने उसकी यहाँ पर डिटेल को मेंशन करना है। अच्छा जी, यूज दिस फर्स्ट पार्टी इन द फॉर्म, बिल्कुल आपने इसको चेक करना है एंड ऐड इन्फॉर्मेशन आ गई। इसी तरीके से आपने सेकंड पार्टी ऐड करनी है, सेकंड पार्टनर। कोई अपना बंदा नाम बता दे कोई भी। शाहिद, परवेज, स्पेलिंग यही है, सीना में बताइए। हम्म। सर फादर नेम मोहम्मद सिद्दीक। कॉन्टैक्ट नंबर हम अभी 0300 ईमेल ये भी हम ऐसे ही कर देते हैं क्लिफ्टन, सिर्फ कुछ देखने के लिए। ठीक है जी, ये मिनिमम दो पार्टनर्स की डिटेल हमने एंटर कर दी। बिल्कुल सर, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, एडिट का ऑप्शन डिलीट। जी 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 मैंडेटरी है। हाँ वो तो यार अब मसला है कि अब नहीं मिलता है ई स्टैम्प पेपर, तो अब आपको मिलेगी नहीं। 100-200 वाला आपको मिल जाएगा, 500 से लेके जितने भी ऊपर में सब ई स्टैम्प पेपर मिलेंगे आपको। हाँ 100 वाला भी अब नहीं मिल रहा, 200 वाला अब आपको मिल रहा है। 200 थोड़ा मिल जाता है, थोड़ा कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन 100 वाला पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा मार्केट में नहीं था। किस चीज़ में? वो एफिडेविट वगैरह देने के लिए शेयर ट्रांसफर के अंदर वो आप किसी पे भी कर दें, कोई इतना बड़ा मिनिमम 100 उन्होंने लिखा हुआ है, बाकी आप ऊपर कर दें उसके लिए। अच्छा जी, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से लेना है। ये यहाँ से आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, नेक्स्ट करना है अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। सर ये बेसिकली ई स्टैम्प, सारी बात है, सिर्फ पार्टनरशिप के लिए तो नहीं बन रहा, यहाँ पर सेल एग्रीमेंट भी बन रहे हैं, प्रॉपर्टी की भी चीज़ें बन रही हैं, जो जिसकी ड्यूटी जो है उनकी अमाउंट पे डिपेंड करती है। सही है, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ड्यूटी होगी, कम होगी तो कम होगी, लेकिन पार्टनरशिप के केस के अंदर ये अमाउंट फिक्स है। यहाँ आप इसको 0 भी कर दें, इसको आप 1 रुपये भी कर दें, कोई मसला नहीं है। 10 लाख भी कर दें तो कोई मसला। हमारी प्रैक्टिस क्या होती है, हम कैपिटल पूछ लेते हैं कि आप कैपिटल कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं जी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, हम उसको वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। वैसे इससे इसका कोई रेलेवेंसी नहीं है कि इससे चालान की कोई अमाउंट या इन्फॉर्मेशन में कोई मसला आ जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। ये बेसिकली चालान को क्रिएट करने के लिए मैंडेटरी है, ये नहीं करूँगा तो ये प्रोसीड नहीं होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट, ये आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ गई जो कि आपने इसको पढ़ना है। रिव्यू करके, रिव्यू में क्या करना है जी, स्टैम्प पेपर टाइप देख लीजिएगा, ड्यूटी देख लीजिएगा कितनी है, ये डीड नेम देख लीजिएगा, और यहाँ पर एप्लीकेंट और पार्टनर्स की डिटेल। ठीक है सर, ये
2 मिनट, ये 5000 स्टैम्प ड्यूटी। फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर, तो आप फर्स्ट पार्टनर सेकंड पार्टनर अगर नहीं करना चाह रहे तो आप सेकंड पार्टनर में जाके बाकी 2 की भी एंट्री कर दें। इसकी रिक्वायरमेंट है चालान बनाने के लिए कम से कम 2 पार्टनर के डिटेल्स एंटर करें। ठीक है, सेव किया, ये चालान नंबर नोट कर लीजिएगा पहले और फिर आप प्रिंट चालान कर दीजिएगा, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है सिस्टम का कुछ एरर हो, चालान प्रिंट होता नहीं है लेकिन विंडो चली जाती है, लेकिन चालान नंबर आपके पास हो। ये सर चालान है। नहीं सर, नेशनल बैंक में या आप मेरे ख्याल में सिंध बैंक भी स्टार्ट हो गया चालान एक्सेप्ट करने। ये चालान आपने जो है प्रिंट करना है सर, और प्रिंट करने के बाद आपने सुबह फिक्स 9 बजे नेशनल बैंक की लाइन में खड़े हो जाना है और शाम 5 बजे तक आपने खड़े रहना है, क्योंकि ये आपको 3 दिन से कम में नहीं मिलना। तो आप जाएं नेशनल बैंक, आप जाएं काउंटर पे, आप उनको बोलें सर ये रहा मेरा स्टैम्प पेपर और ये रहा कागज आजम, मैं कल सुबह या शाम में आपसे ले लूँ। वो वैसे आपको बताऊँ, अगर आप सीधे तरीके से भी जाएंगे ना तो पहले तो आप लाइन में खड़े होंगे, आप 7-8 घंटे ज़ाया करेंगे, फिर आप काउंटर पे पहुंचेंगे, बोलेंगे सिस्टम नहीं चल रहा सुबह आना, फिर आपकी गलती से बारी आ जाएगी, फिर वो बोलेंगे जी बंदा नहीं है। क्या चीज़ इसी की, तो ये तो इसके बगैर तो आप जा ही नहीं सकते आप। ये तो आपको सर परमिट मिला है कि आपको मिल सकता है ये, अब वो लेना है आपने सर चला वो स्टैम्प पेपर, अब उसके लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन में लगेंगे तो फिर मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ 8-8 घंटे सर वहीं पे निकल जाएंगे आप। सिंध बैंक है सर। नेशनल बैंक में सर हर ब्रांच नहीं इसको एंटरटेन करती है, पीआईडीसी ब्रांच करती है, मेन ब्रांच कर लेती है, क्लब रोड ब्रांच कर लेती है, या आपकी 2 तलवार वाली ब्रांच कर लेती है। जो बड़ी ब्रांचेज है ना नेशनल बैंक की, वो इसको एक्सेप्ट करती हैं, अदरवाइज बाकी छोटी ब्रांचेस ये नहीं करती इसको। वो वहाँ पे सिस्टम में जनरेट करके आपको खुद ही देंगे स्टैम्प पेपर। जी वही तो है, देंगे स्टैम्प पेपर आपको। हाँ, लेके चालान जाएंगे, चालान पे करेंगे, वो आप पेमेंट कर देंगे, वो आपसे चालान लेंगे और आपको उसके अगेंस्ट स्टैम्प पेपर देंगे। ठीक है जी, तो ये अब आप पर है कि आपने कितनी जल्दी वहां से जाके स्टैम्प पेपर इशू करो। ये हम नहीं सिखा सकते, आई एम सॉरी, रास्ता मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसके बगैर तो मैंने खुद ये हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि 2 से 3 दिन तो आपके गई नहीं है एक स्टैम्प पेपर के चक्कर के अंदर, आपके पूरा दिन जाया वेस्ट हो। मार्केट में नहीं मिल सकता, ई स्टैम्प पेपर सिर्फ बैंक इशू करता है और कोई इशू नहीं करता। नहीं सर, नहीं होता, ई स्टैम्प पेपर चाहिए सर, ई स्टैम्प। जैसे हम अच्छा सर एक चीज पूछनी थी। सीपीआर की यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो सकती है सर, यहाँ नहीं हो सकता। अल्लाह करे हो जाए कि जान छूटे उनको, तो पेमेंट से मकसद है, और बंदा जाके ऑनलाइन भी प्रिंट मुश्किल है कि सर उस पर आपको मिले। वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट उस पर आप देखेंगे ना उसको लाइट पे रखे, तो डिफरेंट उसके ऊपर सारी चीज़ें प्रिंट होती हैं, वो सिंपल पेपर नहीं है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो फिर आपको मिलेगा, खैर वही सही हो, लेकिन कुछ पेमेंट वाला हिसाब किताब ऐसा हो जाए कि पेमेंट यहाँ पर हो जाए, वो बंदा जाए डायरेक्ट चलान दे और वहाँ से वो निकलवा ले। उसमें फिर ये होगा कि जो उनको टेलर को पेमेंट प्रोसेस करने में जो टाइम लग रहा है ना वो बच जाए, क्योंकि कोई प्रोसेस डेवलप करना चाहिए। सर एक चीज पूछनी थी। जी ये सर मैं ये बोला था, जो जैसे अब लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है ना, अब ये सेशन जब खत्म हो जाएगा तो अब मुझे जैसे कोई चीज रिवीजन के लिए कोई आपने चीज बताई जो मेरे जहन से निकल गई है, तो वापस आने के लिए मैं देखना चाहूँ, तो ये कितने दिन तक सिस्टम में रहती है ये आप लोग की रिकॉर्डिंग, और फिर ये हिडिंग में सबसे आती पहले है? चीज तो उसके लिए आपने जिस कोऑर्डिनेटर के थ्रू एडमिशन लिया आप उनसे इस चीज को डिस्कस करें, और जहां तक मुझे अच्छा अच्छा, बस नॉलेज ठीक है ठीक इसकी, है। तो इसका एक डेडिकेटेड पोर्टल है आईसीटी का, उसके ऊपर जी जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो वहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं। अगर आपने उसका एक्सेस लेना है तो वो एक्सेस कैसे लिया जाएगा वो फिर आप अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से बात कर लें।
ओके ओके जी, ठीक है, थैंक यू। आतिफ असलम साहब कह रहे हैं जी ओनली नेशनल बैंक और सिंध बैंक, और इसके अलावा मिस्टर कह रही ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आपको जाना पड़ेगा ये। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। ये हो गई सर, आगे बढ़े। चलें जी, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब सर ये जमा भी तो कराना है डॉक्यूमेंट, ये कहाँ जमा होगा जी? business.sin.gov.pk, ये एक पोर्टल है बेसिकली, जिसपे आपने ये डीड जो आपने बनाई है उसकी इंफॉर्मेशन आपने एंटर करके सब चीजें सबमिट करनी है। ये है जी इसका इंटरफेस। पार्टनर है उनमें उनमें से कोई करे। कोई एक कर ले, मेरे मैं कंसल्टेंट हूँ तो मैंने अपनी एक आईडी बनाई हुई, उसके अंदर ही मेरे सारे केसेस हो रहे हैं। अगर कोई बंदा खुद अपने बिजनेस के लिए कर रहा है तो एक अपनी एक आईडी बना ले। ठीक है जी, आईडी बनाने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, रजिस्टर आपने करना है, और वही प्रोसेस है, ईमेल और नंबर आपने देना है, कोड जाएंगे, कोड्स आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं, पासवर्ड आपको मिल जाएगा जी। यूजर नेम आपका जी, आपकी ईमेल एड्रेस होगी जो आप वहाँ पर मेंशन करेंगे, और पासवर्ड जो आपको रिसीव होगा वो आपने वहाँ पर लिख, वेरी सिंपल। तो आई होप कि किसी को भी रजिस्टर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी बिल्कुल, यहीं पे पार्टनरशिप सबमिट होगी, ऑनलाइन केस सबमिशन होगी। और ये कितने देर में ये सर मैं आता हूँ, उस बात पे आता हूँ थोड़ा। जी नहीं नहीं सर, ये सेपरेट है, वो आयरिस था, ये business.sin.gv.pk, ये इसकी न्यू रजिस्ट्रेशन आपने सेपरेट करनी है। ठीक है जी मैडम, केस तो सबमिट कराएंगे ना, ताकि गवर्नमेंट आपको जो है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, रजिस्ट्रार आपको डीड आपकी रजिस्टर्ड करके दे। ये जो जितनी भी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होती हैं इसको रजिस्ट्रार अप्रूव करता है, विदाउट अप्रूवल वो आपकी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। जिस तरह कंपनी आप बनाते हैं तो एससीसीपी में अप्लाई करना पड़ता है, इसीलिए इसी तरीके से पार्टनरशिप के लिए आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। ये देखें जी, ये इसका इंटरफेस है, और इस इंटरफेस में आपने क्या करना है, केस ओपन करना है। ये टोटल नंबर ऑफ केसेस बता रहे हैं कि जी कितने हो गए हैं, कितने इशू हो गए, सर्टिफिकेट क्या हुआ है। आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है और रजिस्टर अ न्यू पार्टनरशिप फॉर्म पर जाना है। ठीक है जी, नेक्स्ट करना है आपने, और आपने अपनी एप्लीकेशन को फिल आउट करना स्टार्ट कर देना। ठीक है जी, सबसे पहले नाम पार्टनरशिप का, बिजनेस का, उसके बाद बिजनेस टाइप, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल। कमर्शियल में आपके ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर, ये सारी चीज़ें आती है। इंडस्ट्रियल बेसिकली आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है अगर आपका। ठीक है जी, आपने किस में किया, लेट्स सपोज जी कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट है। सेक्टर सेलेक्ट करना है, जिस तरह कल हम एक्टिविटी सेलेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर भी आपने सेक्टर बताना है कि आपका काम क्या है। हम कर देते जी जनरल ऑर्डर सप्लायर। ये रही जनरल ऑर्डर सप्लायर। ठीक है जी, ऑफिस नंबर मेंशन करना है।
सही जी। यहाँ तक आई गेस किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सिर्फ एड्रेस आपने डिटेल्स जो है आपने मेंशन करनी है। आप क्या कह रहे हैं जी, फाइनल एड्रेस हैज टू बी डिस्प्लेड ऑन द सर्टिफिकेट। जब जो सर्टिफिकेट आपको इशू होगा, आपका ये एड्रेस यहाँ पर उस सर्टिफिकेट पे शो होगा। ऑफिस प्लेस बता दीजिए, ओनरशिप में या टेनेंट है। टेनेंट है तो टेनेंट का मैंने आपको कल ही बताया था 1% कर दें, नो इशू। प्रॉपर्टी टाइप बता दीजिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी है। फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है जी, क्या ऑफिस है, क्या है, प्लाजा है, क्या चीज़ है, वो आपने यहाँ पर बतानी है। ऑफिस, डेट ऑफ एक्वायरिंग द ऑफिस प्लेस, जो आपके रेंट एग्रीमेंट जिस दिन स्टार्ट हो रहा है आप वही डेट यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है जी। लेट्स सपोज ये आज की डेट से हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज जिन चीज़ों पे एस्टेरिस्क नहीं मेंशन, मैं उसको नहीं फिलअप करूंगा क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। जो जो चीज़ें मैंडेटरी है तो यहाँ पे देखें एस्टेरिस्क का जो है साइन आ रहा है यहाँ पर आगे। ठीक है जी। ड्यूरेशन ऑफ द फर्म एट विल, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। स्पेसिफिक पीरियड करेंगे तो डिसोल्यूशन डेट मांग रहा है, एस्टेब्लिशमेंट की डेट बताएं और किस दिन ये खत्म करनी है वो डेट बता दें। बात क्लियर होगी अब यहाँ पे? हम करेंगे एट विल। ठीक है जी। सेव एंड नेक्स्ट। अच्छा इनिशियल, Date of establishment. अच्छा आज इसको करना है। ठीक है जी। सर ज़रूरी नहीं है, आप कोई और भी अगर टाइप है प्रॉपर्टी की तो आप कर सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो इशू नहीं है, लेकिन बैंक अकाउंट ओपन करने में आपको इशू आ सकता है अगर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लिखवा दी तो वो आपके लिए मसला कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट करेंगे जी। आप कौन से पार्टनर्स ऐड करने जा रहे हैं जी? लोकल पार्टनर्स हैं, फॉरेन है, कंपनी है, फॉरेन कंपनी है? कोई बात जो मैंने आपको अभी इस वक्त बताई थी। लोकल कर लेते हैं जी। एडल्ट पार्टनर, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अच्छा जी, सीएनआईसी इशू डेट पूछ रहा है जी। लेट्स सपोज जी अगर मैं इसको करता हूँ कोई भी डेट ऐसी अगर कर देता हूँ तो मेरे ख्याल में चेक करेगा इसको। डेट ऑफ ज्वाइनिंग द फर्म, यहाँ पर कौन सी डेट आएगी कोई बता सकता है? जो डीड पे हमने फर्स्ट जो डेट मेंशन की है वो डेट। नहीं सर, जो डीड पे हमने फर्स्ट डेट हमने पार्टनरशिप पे, फॉर एग्जांपल जी ये है, कितना परसेंटेज मेरा प्रॉफिट है जी, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर 50%। ईमेल एड्रेस दिस, एनटीएन जरूरी नहीं है। रिलीजन आपने बताना है जी, इस्लाम। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफिसर या मैनेजिंग पार्टनर की आपसे बात कर रहा है वो, अगर आप हैं तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दीजिए। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जी नंबर आपने मेंशन करना है, हाउस नंबर भी आप ऐसे ही करते हैं जो भी आ रहा है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इसको, ताकि प्रोविंस आपका जी सिंध, कराची साउथ, साउथ सिटी एंड। अच्छा अगेन ये पूछ रहा है कि जी क्या टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है जिस पे आप रह रहे हैं, तो आप इसको कर दें जी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अपार्टमेंट, ओनरशिप, परसेंटेज अगर आप ये जहाँ रह रहे हैं और जहाँ जी जिस जगह रह रहे हैं सर रह रहे हैं। देखिए बिजनेस के लिए हमने ऊपर सारी चीज़ें कर दी थी लास्ट वाले पेज पे। ये पार्टनर्स की डिटेल है बेसिकली। प्रिंसिपल ऑफिसर को बता मैनेजिंग पार्टनर, ठीक है।
डेट ऑफ एक्वायरिंग दिस प्लेस, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जब अगर आपकी ओनरशिप है तो वो अपार्टमेंट को जब आपने ओन किया उसकी डेट डाल दीजिएगा। अगर रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट से डेट देखिए यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा। चलिए मैं इसको ये करता हूँ, इसको भी सेम एज अबव कर दें जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक मसला है। वो कह रहे जी CNIC जो है आपने एंटर करना है। अच्छा, मैं अब इसको ज़रा कोई फाइल अपलोड करके देखते हैं, ऐसी कोई JPG की फाइल हो। JPG होनी चाहिए, ये रही। चले ऐसे भी हम कर देते हैं। जी इसको अब देखते हैं कोई है। एक पार्टनर की डिटेल एंटर हो गई। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डेटा एंट्री है। इसी तरीके से दूसरे पार्टनर की आपने डिटेल्स एंटर करनी है। अच्छा, कह रहे जी दूसरे पार्टनर की देखें, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स की डिटेल आप यहाँ पर मेंशन करें। अच्छा, ये भी मैं आपके सामने कर ही देता हूँ ताकि ये प्रोसेस यहीं पे ख़त्म हो जाए। इसमें भी आप एज अ कंसल्टेंट ऐड कर सकते हैं अपने क्लाइंट से। ये मैंने अपना पोर्टल बनाया हुआ है ना, तो मैं अपने पोर्टल से ही अपने क्लाइंट्स की जो है रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। आपके नाम का नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता सर। यहाँ पे जब मैं पार्टनर्स की डालूंगा तो उन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड होगी। अगर अपना नाम डाल दूंगा तो फिर वो गलत काम हो जाएगा ना। अपने पोर्टल में से कर सकते जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये मैं अब एक काम करें ना, अब आप कोई बंदा यहाँ से कोई वॉलंटियर करे जो अपनी इन्फॉर्मेशन दे, जल्दी जल्दी बतानी है। हैं। सफ़ीउल्लाह साहब। सर लास्ट नेम? तो सन ऑफ फीजुल्लाह हफीजुल्लाह। सर डेट ऑफ बर्थ? 3 मार्च यस, 1989। 1989। थर्ड मार्च। CNIC नंबर सर? 43304 422। 433 ओके। 04 हम्म 99 हम्म 011 हम्म 921। हम्म सर CNIC इशू डेट? 3 इसको एक काम करते हैं, कुछ भी कर देते हैं वेट के। डेट ऑफ ज्वाइनिंग द फर्म 50%। ईमेल एड्रेस? ईमेल एड्रेस बताइए कोई। सफीउल्लाह वेब web@hotmail.com। सॉरी, वेब WEB WEDEB। ओके, @hotmail.com। एट hotmail hotmail.com। ओके, इनको नो कर दें, नो इशू, क्योंकि यस मैंने अपने पे कर दिया था। सॉरी सर, मैनेजिंग पार्टनर मैं ही हूँ। अच्छा जी, नंबर? 03 वारिस का है 0323 0323 396 396 111 111। ये हम ऐसे ही कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। देन एंड डिस्ट्रिक्ट जी है 25। जी टाइप ऑफ द प्लेस जी
रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ओनर, same as above. Now the size I guess ज्यादा है, 500 KB से कम होनी चाहिए। हो गया जी, ठीक है। ये अब आपके सामने क्या आ गया? ये पूरा फॉर्म आपका जो आपने वहां पे एंट्री की है ना सर, ये आपके सामने आ गया। ये यहाँ पर ओपन हो गया, इसको जरा देख लेते हैं, वेट कर। ओपन नहीं हो रही। बारह यहाँ से इसको देख लें, यहाँ पर आपने क्या करना है, सिग्नेचर 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 प्रिंट करके आपने इसको सिग्नेचर कर लेना है बेसिकली, ठीक है। ये काम आपने यहाँ तक करना है। तो यहाँ पे विटनेस से भी सिग्नेचर करवा लीजिएगा, वही विटनेस से करवाइएगा जो आपके डीड पर हो। ये आ गई जी, ये दोनों पार्टनर्स की डिटेल बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी, क्लियर। अब आप आ जाएं नेक्स्ट पे। डू यू हैव एनी ब्रांच ऑफिसेज? अगर ब्रांच ऑफिसेज हैं तो आप इसको यस करके यहाँ पर डिटेल्स दे देंगे, अदरवाइज आप इसको नो करके आगे प्रोसीड करेंगे। ये सब आपकी डिटेल्स आ गई सर। अभी हम किस स्टेप पे हैं? फिफ्थ पे, रिव्यू प्रोफाइल पे। तो आपने यहाँ पर सारी चीजें रिव्यू करनी है केयरफुली। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? और भी ऐड करते पार्टनर तो यही कर और ये फॉर्म आपके से यहाँ पे तीसरा पार्टनर आ जाता, चौथा आ जाता, पांचवा आ जाता, वो सब आप देख लेते। ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है, पार्टनरशिप डीड जो आपने प्रिंट की है स्टैम्प पेपर पे, ठीक है जी, उसको आपने क्या करना है सर, उसको नोटराइज करवा के नोटरी पब्लिक से स्कैन करके यहाँ पर अटैच कर दो। सही जी। और जो अभी हमने फॉर्म 1 मैंने अभी आपको दिखाया है, उसको भी प्रिंट करके साइन करके यहाँ पर अटैच कर दो। ठीक है जी, यहाँ पर आपने अटैच करना है। और अटैच करने के बाद आपने उसको अपलोड कर देना है। पीडीएफ फॉर्मेट मांग रहा है ना ये? यहाँ ये तो इसका पीडीएफ मांग रहा है ये। पीडीएफ देखते हैं यहाँ पे कोई हो। नहीं नहीं, वो डीड पीडीएफ में मांग रहा है। PNG। अच्छा जी, डेस्कटॉप पे देख लेते हैं। और
फॉर्म 1 तो अभी हमने डाउनलोड किया था। हाँ भाई, अपलोड करते हैं जी। क्या कह रहे हैं जी? सर फीस आ गई आपके पास। कितने की? ये 10,000 रुपये की ऑफिशियल फीस है। तो खर्चा ऐड करते जाइएगा। 5,000 रुपये का स्टैम्प पेपर, 10,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस। अभी आगे हम और चलेंगे, ठीक है जी? सर इस जितना भी हो, कैपिटल जितना भी हो 10% की हाँ, उसका उससे कोई रेलेवेंसी नहीं है। चाहे 1 करोड़ का कैपिटल लगाएं या 10 करोड़ का, रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 रुपये है। ये तो फर्म शेयर फीस जी सर, फर्म रजिस्ट्रेशन फीस। मे बी ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। चालान को आपने प्रिंट किया, और ये भी सर आपने बैंक में ही जमा करवाना है, नेशनल बैंक। ठीक है जी? जी सर। ये दोबारा अब आपने, पहले आपने करवाया था स्टैम्प पेपर इशू करवाने के लिए। ये अब 10,000 रुपये का चालान है जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन की फीस है। दूसरी बार अब आप लाइन में लगेंगे सुबह से शाम तक। हाँ, 6 दिन, वो 6 दिन हो गए सर। 1 से 2 दिन, 1 दिन तो चले आपने काम में, अगर आप बहुत भी फास्ट हैं तो आपने 1 दिन तो लिया है इस चीज़ें करने। कौन सा? 5,000 का? पेपर लेने जी, के पार्टनरशिप प्रिंट कर ली बिल्कुल। डीड फिर ये बनाएंगे। 10,000 रुपये आपने पे करने, ये चालान 10,000 रुपये का है, ये अमाउंट लिखी हुई। ठीक है सर, क्लियर? जब आप इसको पे कर देंगे सर, तो यहाँ पर इसका स्टेटस क्या आ जाएगा? पेड। पेड करने के बाद यहीं पे इसको नेक्स्ट करेंगे, कहेगा जी सबमिट। क्या करेंगे आप फिर? सबमिट कर दो, तो आपका काम हो गया खत्म। फिर आप इंतजार करेंगे कि आपको वहां से अप्रूवल आएगी, और हमारी अगली 10 नस्लें गुजर जाएंगी, अप्रूवल नहीं आएगी। सही है जी? तो पहला आपने, सर मैं बता रहा हूँ कहाँ से, मैं बताता हूँ सर, पूरा डिपार्टमेंट एड्रेस वेड्रेस सब आपको बताऊंगा कहाँ पर जाना है। तो आपने ये काम करने के बाद उसका कॉपी आपने लेनी है डीड की। जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए उसकी कॉपी लेके रजिस्ट्रार फर्म के ऑफिस चले जाएं, जैनब मार्केट के बिल्कुल ऑपोजिट स्टेट लाइफ बिल्डिंग, 2nd फ्लोर। वहां जाएं और वहां जाके उनको बोलें सर ये केस मैंने जमा किया है, ऑनलाइन मैंने सबमिट कर दिया है। वो बोलेगा आईडी पासवर्ड दे दें अपना इस पोर्टल का। वो आपसे आईडी पासवर्ड ले लेगा, सारी चीज़ें चेक करेगा, उसके बाद वो आपको अप्रूवल नहीं देगा। वो आपको कुछ ना कुछ कायदे आजम आपको वहां पर मदद लेनी पड़ेगी आपको, जना साहब की। एड्रेस क्या बताएं? सर जैनब मार्केट के बिल्कुल ऑपोजिट है स्टेट लाइफ बिल्डिंग। नाम दे लें किसी का, पैसे लेते हो ना वो एंड में बताता हूँ। बहुत ज्यादा बात है। वो बहरहाल आप अगर किसी, मैं आपको ये फेवर दे सकता हूँ, अगर किसी ने जाना है कोई करवा रहा है तो मुझे फ़ोन कर लेना, तो फिर मैं आपको बता दूंगा क्या। तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रास्ता, आपको जल्दी हो जाएगा काम आपका। तो इसके आईडी पासवर्ड कैसे जनरेट होंगे? सर वो रजिस्ट्रेशन करनी थी ना, मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको कि ये काम आपने क्या करना है? सही जी? पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड हो जाएगी अब। इजी है, मुश्किल तो नहीं है मेरे ख्याल में। एक पोर्टल पे जो उनका ना वो डेटा मेंटेन रहता है ड्यूरिंग इसके लाइफ सही बंद होगी दोबारा उनके वन से स्टार्ट होगा। हाँ बिल्कुल सर, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पार्टनरशिप नहीं, अगर कोई पार्टनर ऐड करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं, नो इशू। रजिस्टर होने के बाद नहीं, रजिस्टर्ड होने के बाद तो फिर आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी सर, अमेंडेड डीड सबमिट करानी पड़ेगी, वो नया केस होगा, और वो फिर यहाँ पर जाएगा भी नहीं, तो फिर आपको मैनुअल जमा करवाना पड़ेगा। वो फिर मैं आपको बताऊंगा हमने कैसे करना है। सर ये कंफर्मेशन वो करेगा मतलब जी सर बिल्कुल, रजिस्ट्रार करेंगे। विदाउट अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार ये काम नहीं हो सकेगा। वो फिर आपको क्या देंगे? सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट आएगा सर कहाँ पर? माई सर्टिफिकेट्स में सर। जैसे ये एक आया हुआ है, ये सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, ये आपको आपके पोर्टल पे मिल जाएगा।
यहाँ से आप इसको कलर प्रिंट ले लीजिएगा और डीड के साथ अटैच करके उनको दे दीजिएगा। ये QR कोड होता है, इस पे कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं होता है। इसी को भी ना अपने पास डॉक्यूमेंट में रखना है भाई, कि पूरा आपका काम ये हो गया। अब फिर आपने अकाउंट ओपन करवाना है तो अकाउंट वालों को दोगे, किसी और को देना है कि किसी के साथ अकाउंट, कॉपी आपने जमा करवा देनी। लेकिन ये ओरिजिनल तो आप अपने पास रखेंगे ना, अपने ऑफिस में इसको ताबीज बना के लटकाइएगा पीछे कि देखिए हम रजिस्टर्ड हैं। हाँ, अब एनटीएन इसी के बेसिस पे इशू होगा, वो भी एक सेपरेट प्रोसेस है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ये क्लियर है अभी तक? सॉरी, नहीं, इसका कोई रिन्यूअल नहीं है, लाइफ टाइम है सर ये। बस कोई चेंजिंग करवानी, जैसे चेंज ऑफ एड्रेस करवाना है, पार्टनर्स की रिटायरमेंट या अमेंडमेंट का केस है तो वो आप कर सकते हैं सर, वो फिर वहां जाना पड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना। ये चीज़ क्लियर है? कोई क्वेश्चन? जी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, किसी का कोई सवाल, कोई मसला इसके अंदर? आगे फिर आप थोड़ा सा जो है 15 मिनट और लगा के अमेंडमेंट का केस देख लें। पार्टनरशिप डीड सोल प्रोप्राइटरशिप पे नहीं जा सकती, सोल प्रोप्राइटरशिप वो पार्टनरशिप पे जा सकती है। देखिए, कन्वर्जन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप पे बिजनेस है तो आप उस बिजनेस को बंद करके पार्टनरशिप न्यू नेम से रजिस्टर, उसी नेम से रजिस्टर्ड करवा लें, लेकिन वो नहीं होगी। कन्वर्जन का कोई इसके अंदर वो नहीं है प्रोसेस, ना ही पार्टनरशिप टू प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप नहीं चलानी, बंद कर दें, डिसॉल्व करवा के उसी नेम से प्रोप्राइटरशिप पे काम स्टार्ट कर दें, दैट्स इट। लास्ट एंड चालान सर कौन सा था? कुड नॉट गेट इट ड्यू टू इंटरनेट इशू। मैडम ये चालान था 10,000 रुपये का। ये फर्म रजिस्ट्रेशन का चालान है, ऑफिशियल फीस है उनकी जो आपने पे करनी है दोबारा से बैंक में, नेशनल बैंक में। और अपने जब आप इसको पे कर देंगी तो ये जो भी हम यहाँ पर केस कर रहे थे, SM एंटरप्राइजेज, ये रहा। तो उसके यहाँ पर देखेंगे, जब आप इसकी पेमेंट कर देंगी तो उसका स्टेटस अनपेड से पेड पेड हो जाएगा। जब पेड होगा तो नेक्स्ट करके इसको आप सबमिट कर देंगी। इनका एमपीन नया बनता है ना सर बिल्कुल, पार्टनरशिप का एनटीएन सेपरेट बनता है। जैसे ये SM एंटरप्राइजेज है, इसका पार्टनरशिप का एनटीएन सेपरेट बनेगा SM एंटरप्राइजेज के नाम से। वो कैसे बनेगा जी? एमपीन में शो हो रहा होता है सर पार्टनरशिप आपने बताता हूँ। नहीं, वो आपके पर्सनल एनटीएन में नहीं हो रहा होता, लेकिन आपको उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। पहले तो होता ये था कि आपको आरटीओ विजिट करना पड़ता था सब डॉक्यूमेंट्स के साथ। अभी भी जिनको अवेयरनेस नहीं है तो वो आरटीओ जाते हैं, फिर वहाँ जाके वो फिर डिफरेंट लबास बात में फंस जाते हैं। तो इसका प्रोसेस ऑनलाइन एनटीएन पार्टनरशिप का बन जाता है यहीं से बैठे बैठे। आप जैसे कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप उनको नहीं बताना चाह रहे, फिर आप नहीं कर रहे हैं। उतना बड़ा कोई मसला नहीं है, उनको नहीं हो सकता इतना बड़ा इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है जी। एंडिंग में आने के लिए सर किसी का डाटा ही देना, किसी एक क्वार्टर को डाटा देना पड़ेगा। एंटीन बनाने के लिए सर याद रखिएगा, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको वर्बली बता देता हूँ कि सबसे पहले दोनों पार्टनर्स का एंटीन होना जरूरी है। फिर एक मैनेजिंग पार्टनर की आप आईरिस पे लॉगिन करेंगे, वहां से एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे एंटीन रजिस्ट्रेशन की। सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, अटैच करने के बाद सबमिशन नहीं हो पाएगी। क्यों? फिर जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब की इंडिविजुअल आईरिस की आईडी पे जाके आपने एक वेरिफिकेशन होती है वो करनी होती है। वेरीफाई कर देंगे तो फिर जिस बंदे की आईडी से एप्लीकेशन को प्रोसेस कर रहे थे वहां के उसको सबमिट कर देंगे, विद इन 10 to 15 मिनट्स आपका एनटीएन बन जाएगा। एसएससीबी में तो ऑटोमेटिकली बन जाता है ना, लेकिन यहाँ तो आपको बनाना पड़ता है खुद। पार्टनर्स का आईआरएस पे रजिस्टर होना लाजमी। सर बिल्कुल लाजमी है, जाहिर सी बात है। अब आपको मैं ये बात बताऊं, जब आपने एनटीएन बनाना है पार्टनरशिप का तो उसके लिए पार्टनर्स का एनटीएन होना जरूरी है। प्री रिक्विजिट ये है इसका कि पार्टनर्स का एनटीएन होना जरूरी है। ठीक है जी, चलें जी। पार्टनर पे डर पे जाएगी तो अपने में जाएंगे कंपनी। देखिए, कंपनी जो है वो, सॉरी बिजनेस जो है, पार्टनरशिप फर्म, वो अपना सेपरेट एनटीएन रिटर्न फाइल करेगी, और इंडिविजुअल जो उसके पार्टनर्स है वो अपना अपना सेपरेट रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि आपने किस तरीके से पार्टनरशिप पे कर रहे हैं। लॉग आउट कर दूं? सर आपका क्वेश्चन था रजिस्टर कैसे करने हैं, यहाँ से। आईडी पासवर्ड कहाँ से हमने जनरेट की थी वो मुझे याद नहीं आ रहा।
वो तो कल आयरिस की तो कहाँ, इसकी आपने यहाँ से करनी है, या आप रजिस्टर पे गए, यहाँ भी आपसे कह रहे जी मोबाइल नंबर, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस है, मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस, नेक्स्ट करेंगे आपसे कोड मांगेगा, कोड आ गया। एग्जैक्टली उसी तरीके से पासवर्ड सेट कर लें, और आपकी आईडी जो आपकी ईमेल होगी। Thank ठीक है सर। you. अच्छा जी, सर अब अगर हमने अमेंडमेंट करनी है पार्टनरशिप में, तो हम वो अमेंडमेंट कैसे करें? 15 डेट मान के जी, एक अमेंडेड डीड बनेगी। अब अमेंडमेंट में क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं सर? चेंज ऑफ एड्रेस हो सकता है, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो सकती है, किसी की डेथ हो सकती है, कोई न्यू पार्टनर की इंडक्शन हो सकती है। तो ये सारे काम थ्रू अमेंडेड डीड किए जाते हैं। ठीक है जी। अमेंडेड डीड का क्या फॉर्मेट होगा सर? उसके लिए भी आपको एक डीड रेडी करनी पड़ेगी। ये अमेंडेड डीड का फॉर्मेट है सर, सेम फॉर्मेट है। किस डेट को ये डीड एग्जीक्यूट हो रही है, वो डेट, पार्टनर्स की डिटेल, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स थे पिछले, उनकी डिटेल्स यहाँ पर। और अब यहाँ पर ये कुछ भी नहीं आपने करना, ये जहां जहां मैंने नाम लिखा है आप अपने बिजनेस का नाम लिख दें। ये पार्टनरशिप डीड का जो रजिस्ट्रेशन डेट है, जो सर्टिफिकेट पे लिखी होती है नंबर, वो आप यहाँ पर लिख दें। राइट, किस डेट को रजिस्टर्ड हुई थी वो डेट यहाँ पर लिख दें। ये सब काम आपने ये करने हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर आपने एड्रेस की चेंजिंग करनी है, तो आपने यहाँ पर लिख देना है कि जी न्यू एड्रेस यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, और किस डेट से होगा वो डेट आपने यहाँ बता देना। ठीक है जी। बाकी काम अगर आपने कुछ भी नहीं करना, तो ये सब नीचे से आप इसको इरेज कर दीजिएगा यहाँ तक। बाकी ये ना कीजिएगा, सॉरी ये ना कीजिएगा बिल्कुल, ये आप यहाँ से लेके यहाँ तक रिमूव कर दीजिएगा अगर सिर्फ एड्रेस का केस है। अब मैंने इसके अंदर तीनों क्लॉजेस, चारों क्लॉजेस ऐड कर दिए हैं ताकि एक ही केस में आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि जी ये न्यू पार्टनर की इंडक्शन हो रही है। किसी न्यू पार्टनर की इंडक्शन करनी है तो कुछ चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ उसका नाम लिखे, CNIC, उसका एड्रेस, बाकी आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इफेक्टिव डेट लिख दें कब से एंटर हो रहे हो। अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है, तो रिटायरमेंट के केस के अंदर आपने उनका नाम, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस, CNIC यहाँ पर मेंशन कर देना। ठीक है जी। ये तीनों काम आपने इस अमेंडेड डीड के थ्रू करने। रिटायरमेंट के केस में एक चीज याद रखिएगा कि रिटायरमेंट से पहले आपने 7 डेज का एडवर्टाइजमेंट देना है न्यूज़पेपर में, ऐसी न्यूज़पेपर में जो किसी को ही ना पढ़ता हो। डॉन में देंगे तो सर 5-6 हज़ार रुपये का आपका वो लग जाएगा। तो किसी ऐसी अखबार में दें, कौमी अखबार, एक हमारी दूसरी अखबार जिसमें हम लोग देते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। नहीं, वे भी सर बहुत मशहूर है, उसका तो नाम ही मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना था जिसमें हम लोग देते हैं। तो बहरहाल जस्ट अ फॉर्मेलिटी, वो आपका जो है, नहीं नहीं सर ये भी नहीं है। बहरहाल आपने जो है रिटायरमेंट डे का एडवर्टाइजमेंट देना है, और एडवर्टाइजमेंट देने के बाद आपने इस डीड के साथ क्या करना है, उसको अटैच कर देना है। अगेन क्या प्रोसेस होगा, वही 5,000 रुपये का स्टैम्प पेपर इशू करवाना है आपने, उसको प्रिंट करना है डीड को, साथ में वो अटैच करना है आपने, अलग अलग करें आपका न्यूज़पेपर, और आपने ये साइन करा के, विटनेस करवा के, नोटराइज करवा के जमा करवा देनी है। इसका चालान कितने का होगा जी? 3,000 रुपये का चालान होगा। वो चालान आपको वहीं से मिल जाएगा, वो आपको दे देंगे 3,000 रुपये का चालान, रजिस्ट्रार फॉर्म वाले। ठीक है, वो आपने इसको जमा करवा देना। ये मैनुअल होगा सर, इसके लिए आपको मैनुअल जो है प्रोसीड करना है। वही सर, सेम ऑफिस। ईस्ट टाइम के लिए तो सारी बात आपको लाइन में लगना है ना सर। स्टेट लाइफ बिल्डिंग जैना मार्केट के बिल्कुल ऑपोजिट सर। अमेंडमेंट भी अगर करानी है वहीं से होगी, सारे काम एक ही जगह से होंगे सर। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, अब लास्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के लिए बेसिकली आपने एक डिसॉल्व डीड बनानी होती है। जिस तरह आप अमेंडमेंट डीड बना रहे हैं, इसी तरीके से आपने एक डिसॉल्व डीड ड्राफ्ट करनी होती है। डिसॉल्व डीड का सर ये फॉर्मेट है, जो भी आपके करंट पार्टनर्स होंगे उन सबकी डिटेल्स, ठीक है। अच्छा, जिस डेट को एग्जीक्यूट हो रही है डीड, वो
और यहाँ पर आपने अपने बिजनेस का नाम, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है वो सब मेंशन करनी है अपने बिजनेस के हिसाब से। और ये 3 से 4 क्लॉजेज आपकी आ जाएंगी। यहाँ डेट आपने डाल देनी किस डेट से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ये। बस ये नाम आप चेंज कर दीजिएगा, बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो केस आपका प्रोसेस हो जाएगा इसी तरीके से। इनके सिग्नेचर्स एंड विटनेसेस। सही जी। डिसॉल्व करने के लिए जी ऐड की जरूरत बिल्कुल नहीं है सर, वहीं पे सेम सर, एक ही रेगुलेटरी बॉडी है इसके लिए, और वहीं ये सारी चीजें जमा होंगी। जो भी काम आपको इससे पार्टनरशिप से, अमेंडमेंट से या डिसॉल्व करने से रिलेटेड है, वो सारा काम वहीं से होगा सर। लाइबिलिटी हो सर डिसॉल्व तो करने को तो ऐसे डिसॉल्व हो जाती है, वो वैसे नहीं पूछते कि इनकी लाइबिलिटी है या नहीं है। यहाँ पर आप देखें ना इन्होंने क्या लिखा है, ये जरा चेक कर लेते हैं क्या लिख रही है। कि हमने सब कुछ कर दिया। अगर ये हो गया तो फिर ये वैसे आपको ये बता दूं, ये रजिस्ट्रार जो जितने भी ये काम पहले कर चुके हैं, और अभी तक ये जो बड़े लंबे लंबे केसेस भुगत रहे हैं इस चक्कर के अंदर, कि जब पार्टनरशिप फॉर्म पे लाइबिलिटीज थी, आपने डिसॉल्व कैसे करनी, डिसॉल्व हो कैसे हुई, उसका कोई इनको मैकेनिज्म निकालना चाहिए, बट वो मैकेनिज्म अभी है नहीं। तो आप इसको इजीली, अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो आप इसको करवा सकते हैं, इसमें बड़ा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बड़े को बढ़ेगा अगर कोई आपका कोई, लेट सपोज अगर मैं बुखारी ग्रुप की बात करूं, तो उनके बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो पार्टनरशिप फॉर्म पे रजिस्टर्ड है। वहां पर जाके कुछ ना कुछ उनके लिए तंगी और परेशानी वाला मामला बन सकता है, अदरवाइज इतना बड़ा इशू होता नहीं। सर एओपी है तो इन सारे पोर्टल को रजिस्टर करना। अगर सोल प्रॉपर्टरशिप है तो फिर सिर्फ FBR पे IRS। जी बिल्कुल। सर्टिफिकेट बनाया तो वेबसाइट है क्या? सर पोर्टल है बेसिकली बिजनेस रजिस्टर्ड करने के लिए, जिन लोगों ने पार्टनरशिप बिजनेस रजिस्टर्ड करवाना है, ठीक है, ये उसके लिए सर। नहीं और कुछ नहीं। business.sin.gov.pk, ये हर प्रोविंस का सेपरेट है। हर प्रोविंस का सेपरेट है, ये फेडरल नहीं है। पार्टनरशिप जितनी भी रजिस्टर्ड होती हैं वो प्रोविंशियल डोमेन में आती हैं। हर प्रोविंस का ये सेपरेट है। पंजाब के लिए पंजाब का है, ICT के लिए डिफरेंट है, AP के लिए डिफरेंट है, बलूचिस्तान के लिए डिफरेंट है। ऑलमोस्ट जी। कौन सा प्रोसेस? पूरा प्रोसेस कहाँ से, कौन सा पार्ट? नाम को पढ़ सारा जो बात आ रहा है वो फ्लैश में जाके कौन सा वाला? 10,000 वाला, 5,000 वाला? 5,000 वाले के लिए सर आपने यहाँ पर जाना है ई स्टैम्प सिंध लिखेंगे तो आपके पास पहले ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा e-stamps.gos.pk। चालान फॉर्म नंबर 32A। सर बिल्कुल आप जा सकते हैं। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। हमने क्या करना है, कहाँ पे डीड रजिस्टर्ड हो रही है जी? कराची। कराची नॉन जुडिशियल डीड नेम में मैंने आपको बताया था 24A। यहाँ पर आप जाके इसको क्या कर लें जी, ये रहा 24A। और यहाँ पर आप 1 बाय 1 एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन और पार्टनर्स की डिटेल एंटर कर दें, नेक्स्ट करेंगे, चालान बन जाएगा। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो हमारा 2 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं जी। डिसोल्यूशन का चालान भी सर 3,000 रुपए का है। अमेंडमेंट के जितने चालान है 3-3 हज़ार रुपए के। तो अब आपने 2 चीजें कवर कर ली हैं, एक तो प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप। अब रह गया क्या? कंपनी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे आपसे मुलाकात होती है, और कंपनी को जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और कंपनी हमारा थोड़ा सा जो है प्रोलॉन्ग होगा, 2 से 3 क्लासेस पे जाएगा, क्योंकि कंपनी की कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करने हैं, और उसके बाद कंपनी बनती कैसे है, और देन उसके बाद कंपनी की पोस्ट कंप्लाइंसेस क्या होती है। ये 3 काम हम सेपरेटली उसमें देखेंगे इंशाल्लाह। सर ये सैलरी क्वेश्चन का वो 19 जो ऐड करते हैं कंपनी का जी वो दिखा सकते हैं 2 मिनट यार, ओके। ID पासवर्ड है आपके पास अपना?
एनटीएन है आपका? शाबाश। सर ये आप प्रोफाइल में जाएं। अच्छा ये यहाँ पे एक्चुअली मेरे क्लाइंट्स ऐड हैं जिसकी वजह से ये इनकम सोर्सेज में आए, सैलरी को सिलेक्ट करें जी। ठीक है, ओके करके ये एम्प्लॉयर आ रहा है, ऐड करें इसको, अपनी कंपनी का एनटी नंबर यहाँ पर मेंशन करें। करेंगे तो यहाँ पे नीचे उसका नाम आ जाएगा, उसको सेलेक्ट करें। स्टार्ट डेट बताएं किस दिन से आपने एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट की है। ओके करके वेरीफाई चेंजेस कर दें, अपडेट हो जाएगा। ठीक है जी। सर 2 मिनट जरा मैं ये इनका ले लूँ, फिर इनको जरा कर दूँ। जी शकील साहब शायद आपने हैंड रेस किया था। जी मैं पूछना ही चाह रहा था कि रजिस्ट्रेशन के बाद जब उसको एफबीआर पे रजिस्टर्ड कराना होगा वो हम करेंगे प्रोसेस या सर नहीं बिल्कुल, वो करेंगे? नेक्स्ट क्लास जब मैं स्टार्ट करूंगा तो फिर मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि आपने करना कैसे ना। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। अगर डिसोल्यूशन जो काम करेंगे, डील बनाएंगे, अगर वो हम अपलोड कर देते हैं या हो रजिस्टर, गई नहीं सर, प्रोसेस ही नहीं है उसका, ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे। तो जो रजिस्ट्रार वो डिसोल्यूशन कर देते हैं तो उनके केसेस जो चल रहे हैं तो वो कैसे सेटिस्फाई? सर यही तो मसला हुआ है ना कि अभी तक वो लंबे लंबे केसेस चल रहे हैं कोर्ट में कि आपने डिसॉल्व कैसे कर दी, ये तो इतने करोड़ की लाइबिलिटी थी इसके ऊपर। तो रिटायरमेंट के भी बड़े मसले हुए हैं, बड़ी चीज़ों के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना वहाँ पे। तो खैर आप तो खैर काफ़ी स्ट्रिक्टनेस होगी, ऐसी चीज़ों को आप थोड़ा देखभाल की कर रहे हैं। तो फिर इसका कोई हल नहीं है अभी? किसका? इसका डिसोल्यूशन का अगर सर मसला है ना, अगर डिसॉल्व होगी तो क्रेडिटर्स कोर्ट में चले गए, फिर तो सब कोर्ट नहीं करना जो करना है। अच्छा, तो फिर ये इनके हाथ से तो निकल गया ना, फिर अब तो ये समझ लें कि ये तो पार्टी बन गई उस केस के अंदर। अब इन्होंने हियरिंग्स वहां पे जाके अटेंड करनी और जस्टिफाई करनी चीज़ों को, कैसे कर दिया ये सारा सिनेरियो। ठीक है जी, तो आज की क्लास वाइंड अप है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मंडे को आपसे मुलाकात होगी। फाइल एसएस में फाइल करते हैं फॉर्म।